अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने में अब बेहद ही कम समय बचा है। डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कांटे की लड़ाई, और दोनों में से जिस भी उम्मीदवार को 270 का बहुमत मिल जाएगा वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर 4 साल के लिए काबिज हो जाएगा। ये चुनाव 5 नवंबर को होना है। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। चूंकि इस बार कांटे का मुकाबला है तो भविष्यवाणी करना बेहद ही मुश्किल है, और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में से कौन राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचेगा। मगर इतना तो तय है कि चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 270 का जादुई आंकड़ा पार करना बेहद जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि बिना बहुमत के आप राष्ट्रपति बन नहीं सकते। अमेरिकी पोल सर्वेक्षण से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही मुकाबले में बराबर के बने हुए हैं। इस बार व्हाइट हाउस की रेस में वही बाजी मारेगा जो 7 सबसे महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स में अच्छी बढ़त बनाने में कामयाब होगा। स्विंग स्टेट्स उन राज्यों को कहा जाता है जहां पर मतदाता अभी भी ट्रंप और हैरिस के बीच में फैसला नहीं कर पा रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को आगे समझने से पहले यह भी समझना जरूरी है कि भारत की चुनाव प्रणाली से यह कितना अलग होता है। भारत और अमेरिका की चुनाव प्रणाली काफी अलग है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल शासन है। इसके अलावा दोनों देशों की वोटिंग प्रक्रिया भी काफी अलग है। भारत में यहाँ वोटिंग से 48 घंटे पहले प्रचार का शोर थम जाता है, वहीं अमेरिका में प्रचार और वोटिंग की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। अमेरिका के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री नहीं होता है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पद हैं। हालांकि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए जनता वोट नहीं करती है, बल्कि जनता के ही चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। भारत में जनता वोटिंग के जरिए विधायक और सांसद चुनती है। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसके विधायक मुख्यमंत्री और सांसद प्रधानमंत्री बनाते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में इन्हीं सांसदों और विधायकों की भूमिका होती है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टर्स का एक समूह करता है। ये इलेक्टर्स राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के प्रतिनिधि होते हैं। दरअसल अमेरिका में वोटर सीधा राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट नहीं देता है, बल्कि वह राज्यों में इलेक्टर्स को चुनते हैं। हर राज्य में इलेक्टर्स की संख्या अलग अलग निर्धारित होती है और इन इलेक्टर्स के समूह को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं और किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए इनमें से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज का समर्थन हासिल करना जरूरी होता है। अब इसी 270 के बहुमत के आंकड़े को पाने के लिए 2 पार्टियों के बीच में जोर आजमाइश चल रही है। आज के एक्सप्लेनर में हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दिलचस्प बातों को समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइफ। पहले तो ये जान लें कि अमेरिका में जनता सीधे प्रेसिडेंट नहीं चुनती। पहले वो कुछ लोगों को चुनती है जिन्हें इलेक्टर कहा जाता है। ये सभी इलेक्टर मिलकर बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जो अमेरिका के चुनावी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका में कुल 50 स्टेट्स हैं। राज्य जितना बड़ा होता है उस हिसाब से उस राज्य में इलेक्टर्स की संख्या होती है। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया को ही ले लें। यहाँ पर सबसे ज्यादा 54 इलेक्टर्स हैं और डेलावेयर में सबसे कम 3 इलेक्टर हैं। अमेरिका में कुल इलेक्टर्स की संख्या 538 है। इस तरह 270 बहुमत का जादुई आंकड़ा बनता है। इन 538 इलेक्टर्स में से 435 रिप्रेजेंटेटिव्स, 100 सीनेटर्स और 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के इलेक्टर्स होते हैं। ये सभी इलेक्टर्स किस पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें ये पहले ही जनता को बताना होता है। हाँ, एक और बात, अमेरिका में लोग पॉपुलर वोट भी देते हैं, जहां वे सीधे यह बताते हैं कि उनको कौन सा उम्मीदवार सबसे ज्यादा पसंद है। इस बार के चुनाव के लिहाज से उन्हें यह तय करना है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से वो किसे राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। ऐसा भी हुआ है कि लोकप्रिय नेताओं को ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए और राष्ट्रपति नहीं बन सके। अमेरिका में अब तक 59 राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 54 बार राष्ट्रपति वो व्यक्ति बना है जिसने इलेक्टोरल कॉलेज और पॉपुलर वोट दोनों में बाजी मारी है। मतलब जिसे वहां की जनता ने सबसे ज्यादा वोट दिए और इलेक्टोरल कॉलेज में भी उसे ज्यादा वोट मिले। मगर 5 राष्ट्रपति अमेरिका के इतिहास में ऐसे भी चुने गए हैं जिनको पॉपुलर वोट तो सबसे ज्यादा मिले, यानी वहां की जनता ने उन्हें पसंद किया, लेकिन बाद में इलेक्टर्स या फिर यूं कहे इलेक्टोरल कॉलेज ने किसी और को ही राष्ट्रपति बना दिया और वो वहां पर पीछे हो गए। बहुत पीछे ना जाकर के साल 2000 और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को देखेंगे तो पता चलेगा कि किसी पार्टी के नेता को वोट तो ज्यादा मिले, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज ने किसी और को ही राष्ट्रपति बना दिया। वो साल था 2000 का जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए।
मुकाबला था रिपब्लिकन जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डेमोक्रेट के अल गोर के बीच में। अल गोर बिल क्लिंटन के दौर में वाइस प्रेसिडेंट थे, बहुत पॉपुलर थे। कांटे की लड़ाई में इलेक्टोरल कॉलेज में 271 वोट बुश को और 266 वोट अल गोर को मिले। हालांकि पॉपुलर वोट 5 लाख से ज्यादा अल गोर के पाले में गए। इस तरह जनता के बीच में पॉपुलर होते हुए भी अल गोर राष्ट्रपति नहीं बने। ठीक इसी तरह साल 2016 का राष्ट्रपति चुनाव भी दिलचस्प रहा। रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के बीच में मुकाबला था। चुनाव से पहले ही तमाम सर्वे हिलेरी क्लिंटन की जीत की संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे। नतीजों में पॉपुलर वोट के मामले में डोनाल्ड ट्रंप काफी पीछे थे, जिनमें हिलेरी को करीब 28 लाख वोट की बढ़त थी। पर जब इलेक्टोरल कॉलेज की गिनती हुई तो डोनाल्ड ट्रंप को 304 जबकि हिलेरी को महज 227 वोट मिले और बाजी ट्रंप मार ले गए। अब ये सवाल उठता है कि तब क्या होगा जब ट्रंप और हैरिस के बीच में चुनाव ड्रॉ हो जाए, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं वो बराबरी में आए। मतलब मान लीजिए कि दोनों उम्मीदवारों को ही 269 वोट मिले। ऐसी स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा? और क्या इससे पहले अमेरिका के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ। अमेरिका का लोकतंत्र लगभग 235 साल पुराना है, मगर सिर्फ एक बार ही चुनाव ड्रॉ हुए हैं। ये साल था 1800 का और मौका था यूएस के चौथे राष्ट्रपति के चुनाव का। मैदान में थे डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी के नेता थॉमस जेफरसन और आरोन बार। पहले नियम कुछ ऐसा था कि कोई भी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ता। जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलते थे वो प्रेसिडेंट बनता था और रनर अप को उपराष्ट्रपति बना दिया जाता था। जब उस वक्त इलेक्टोरल वोट्स की गिनती हुई तो दो उम्मीदवारों यानी थॉमस जेफरसन और आरोन बार को ठीक 73 इलेक्टोरल वोट मिले, यानी दोनों को बराबर वोट मिले। 36 बार वोटों की गिनती ही कई बार करना पड़ा, तब जाकर के थॉमस जेफरसन को विजेता चुना गया। उसके बाद संविधान में 12वां संशोधन हुआ, जिसके तहत अब इस तरह की परिस्थितियों में फैसले लिए जाने के लिए नियम बनाए गए। अगर चुनावी नतीजों में दोनों उम्मीदवारों को बराबर का इलेक्टोरल वोट्स हासिल होता है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का फैसला करने में लंबा समय लग सकता है। ऐसा भी संभव है कि जनता का वोट 3 या उससे ज्यादा बार उम्मीदवारों के बीच में बांटा जाए, जिससे कि कोई भी उम्मीदवार बहुमत तक ना पहुंचे। मगर अमेरिका में यह दुर्लभ ही है कि दो बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट्स के इतर कोई तीसरा उम्मीदवार इतनी कड़ी टक्कर दे पाए। यूएस में अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई बहुमत नहीं हासिल कर पाता है तो अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति का फैसला कर। इसे अमेरिकी संविधान में कंटीजेंट इलेक्शन या वैकल्पिक चुनाव कहा जाता है। अमेरिकी संविधान के 12वें संशोधन के मुताबिक टॉप 3 कैंडिडेट को चुना जाता है। जिले के आधार पर नहीं बल्कि राज्य के आधार पर वोट दिया जाता है। हर राज्य से 1 वोट, और इस वक्त अमेरिका में 50 राज्य हैं तो प्रेसिडेंट बनने के लिए आधे से ज्यादा यानी 26 वोट की दरकार होगी। राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिकी चुनाव से जुड़ी कई रोचक जानकारियां इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्हीं में से एक है कि मंगलवार को होने वाली वोटिंग। दरअसल अमेरिका में नवंबर महीने के पहले मंगलवार को ही वोट डाले जाते हैं और ऐसा 170 साल से चला आ रहा। 23 जनवरी 1845 में अमेरिकी कांग्रेस में अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराने के लिए एक समान समय की बात कही गई। अधिनियम में कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचकों को प्रत्येक राज्य में नवंबर के पहले मंगलवार को नियुक्त किया जाएगा। इतिहासकार बताते हैं कि पुराने समय में नागरिकों को वोट देने के लिए 34 दिन का समय होता, इसे दिसंबर के पहले बुधवार तक पूरा करना होता। यह तर्क दिया गया कि जिन राज्यों में जल्दी चुनाव कराए वे संभावित रूप से बाद में मतदान करने वाले राज्यों को प्रभावित कर सकते। इस समस्या से निपटने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने आम चुनाव कराने के लिए एक निश्चित तारीख चुनने का फैसला किया। मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें एक ऐसी तारीख ढूंढने की जरूरत थी जो मतदाताओं के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त। ओवरसीज वोट फाउंडेशन संगठन के मुताबिक कानून पारित होने के समय अधिकांश अमेरिकी उस समय किसान हुआ करते। किसान या फिर ग्रामीण आबादी मतदान केंद्रों से बहुत दूर हुआ करती थी, इसलिए उन चुनावों में उन ग्रामीण परिवेश की यात्रा और उन दिनों को ध्यान में रखना पड़ता है। उन्होंने उस समय तय किया कि वीकेंड पर वोटिंग के ऑप्शन को किनारे कर दिया गया, क्योंकि अधिकांश अमेरिकी रविवार को चर्च जाते थे। वही शुरुआती दिनों में अमेरिका में किसानों के लिए बुधवार का बाजार लगता था, उनकी मार्केट का दिन बुधवार, इसलिए उन्होंने मंगलवार को चुना, क्योंकि इससे लोगों को सोमवार की यात्रा करने की अनुमति मिल गई। और 1875 से ये परंपरा चली आ रही है कि नवंबर के पहले मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मतदान किया जाता है। अमेरिका का लोकतंत्र बहुत पुराना है
बहुत सारी पेचीदगियां रही हैं, लेकिन समय समय पर अमेरिका ने अपने इन पेचीदगियों को दूर किया है और देश के लोगों ने सर्वश्रेष्ठ निर्णय देने के लिए जमकर मतदान किया। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनर, कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइफ।